हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए। गाइस, ये वे प्रश्न हैं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के एग्जाम को लेकर, आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दो बातें ध्यान रखना कि पहली बात यह है आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं पहले चैप्टर नंबर 1 के हैं, फिर चैप्टर नंबर 2 के, फिर चैप्टर नंबर 3 के, यानी सीरियल वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखने वाली बात है, हालांकि मैं सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताऊंगा और क्वेश्चन से रिलेटेड थियरी को भी समझाऊंगा ताकि आपको चैप्टर्स का भी रिविजन हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चंस का जवाब जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं सभी क्वेश्चंस को कम से कम 20 से 30 सेकेंड, अधिकतम 1 मिनट तक का समय दूंगा। जैसा क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में सही जवाब देना। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो गलत जवाब भी देना, और हाँ, उन क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं। इससे क्या होगा, उन क्वेश्चन पर आपको बार बार देखना, वही क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है आप सभी के लिए, जब पूरा लेक्चर हो जाएगा तो इसमें से जितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे सभी क्वेश्चंस का जवाब नीचे जरूर बताना कि मुझे इतने में से इतना क्वेश्चन हमने सही किया, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, कैसा होता है? दीर्घ परासी, लघु परासी, अनिश्चित परासी। याद करो, जब मैं ठोसों के बारे में बता रहा था, मैं बताया था ठोस के बारे में कि ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसमें निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं, निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, जब अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं। अब सच्चाई यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप निश्चित व्यवस्था में रखते हैं, जिससे आपकी अपनी कॉपी किताब को ले लीजिए, अलमारी में अगर कॉपी को सरिया कर रखते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में रखते हैं, कॉपी ऐसे ऐसे रखेंगे तो आप अधिकतम कॉपी को सेम अलमारी में रख सकते हो। वहीं पर अगर वही कॉपियाँ हैं, अगर आप उन्हीं कॉपी किताब को अलमारी में अगर आप लोग सरिया के नहीं रखते हो, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं रखते हो, तो थोड़े से ही कॉपी में पूरा अलमारी भर जाएगा। इसका मतलब क्या है, छोड़ो, जाने दो, नहीं मतलब समझ में आया फिर से समझना। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर अगर सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ते हैं तो वे लंबे समय तक याद रहता है। वहीं पे वही चीज़ें अगर आप रटते हो, समझते नहीं हो तो जल्दी भूल जाता है। तो मेरे करने का मतलब यह है कि अगर निश्चित व्यवस्था में अगर आप लोग करोगे तो वह सभी क्या होंगे, दीर्घ समय तक याद रहेंगे, दीर्घ परासी होंगे। ऐसे ट्रिक से याद किया जाता है। ये लघु परासी होंगे। अब ये 2018 में 2020 में यह क्वेश्चन पूछा था कि ठोस दीर्घ परासी कैसा, मतलब क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, तो दीर्घ परासी होते हैं, इसका आंसर हुआ। तो हो सकता है 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था, 22 में एग्जामिनर का दिमाग खुल जाए तो आपसे यह पूछ ले कि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन जानने से पहले ध्यान देना सभी लोग, जो ये क्रिस्टलीय ठोस होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है सहसंयोजी ठोस, दूसरा होता है आपका आयनिक ठोस, तीसरा होता है आपका धात्विक ठोस, चौथा होता है आणविक ठोस। मुझे बताने क्या बातें हैं, यहाँ से ये 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे ये पूछा गया कि ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। आपको मैंने बताया था ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। आप लोगों काफ़ी लोग सही आंसर भी दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो ग्रेफाइट जो है आपका सहसंयोजी प्रकार का ठोस है, ये प्रकार का ठोस है। अब जो सहसंयोजी प्रकार के ठोस होते हैं, ये जो सहसंयोजी प्रकार के ठोस होते हैं, बात करें सहसंयोजी प्रकार के ठोस, इनके 2 अणुओं के मध्य में सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंद होता है। 2 अणुओं के मध्य में कैसा बंद होता है, सहसंयोजी बंद होता है। ये 2 अणु हैं तो इनके मध्य सहसंयोजी बंद होगा। और ये जो होंगे, ये जो है विद्युत के, ये क्या होते हैं, ये जो सहसंयोजी ठोस बंद होता है और ये जो सहसंयोजी बंद होता है, तो ये जो बनाते हैं इनका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तीसरी चीज है, लास्ट चीज है, इनका गलनांक उच्च होता है। ये विद्युत के रोधी होते हैं, ये विद्युत के रोधी होते हैं। ये 3 क्वालिटी इसका याद रखना है। ये सहसंयोजी ठोस है, ये गलनांक उच्च होता है, विद्युत के रोधी होते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ग्रेफाइट,
जो कि आपसे पूछा है, हीरा भी होता है, और एक SiC सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका एग्जाम्पल होता है। ये 3 एग्जाम्पल हैं इसके। तो ग्रेफाइट के इसके कितने एग्जाम्पल हैं? 3 एग्जाम्पल हैं। अब आपके सामने एक की का आवाज़ आ रहा होगा। ये आवाज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइट कट चुकी है, इन्वर्टर से चल रहा है। तो परेशान नहीं होना, आपको क्वेश्चन करने हैं, मेहनत करनी है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो माँ साथ दे, आपकी मेहनत का फल जरूर देंगी। 8 से 10 घंटे नहीं तो 15 घंटे पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। सभी लोग क्वेश्चंस को बार बार कीजिए, याद कर डालिए, पूरे क्वेश्चंस को रट डालिए, आंखों से खून आ जाना चाहिए आपकी, इतना पढ़ाई कीजिए, तब परसेंटेज पक्का आएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का ठोस है? आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। कितने लोगों को आ रहा है? ठीक है, पोटेशियम सल्फेट है। तो इसमें सीधी सी बात है, पोटेशियम और सल्फेट 2 आयनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी है? सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी है? याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको नहीं बताया था। तो जो सोडियम क्लोराइड होती है, इसकी संरचना FCC होती है, फलक केंद्रित होती है। मैंने कहा था जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सभी चीजें बता दूंगा। FCC संरचना होती है। फलक केंद्रित संरचना में क्या होता है? जो परमाणु होते हैं, परमाणु जो है घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। देखिए ये कोने हैं, कोने के साथ साथ में घन के केंद्र, घन के फलक पर भी उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यानी आपके 8 कोनों पर होंगे, 6 फलक पर भी परमाणु होंगे। और जो है इसकी संरचना का एग्जाम्पल है वह है NaCl, खाने वाला नमक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सभी लोग और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में यह कहा जा रहा है कि घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरियों तथा कोर की लंबाई के मध्य संबंध क्या होता है? तो घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरियों और कोर की लंबाई के मध्य संबंध A = B = C होता है। ठीक है, क्या होता है? A = B = C। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो घनी क्रिस्टल है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है और इन तीनों के मध्य 90 अंश का कोण होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? FCC के कोर की लंबाई A तथा परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है? FCC के कोर की लंबाई A और परमाणु की त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है? तो याद रखना 4r = होता है √2a। ये संबंध होता है 4r = √2a। अब ये कैसे आया इसके चक्कर में मत रहना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछता है तो आंसर ही याद कर लेना। ठीक है, अगर इसके चक्कर में पढ़ोगे कैसे आया तो 2-3 लेक्चर लग जाएंगे बताने में, और मतलब क्या निकलेगा? 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए क्यों इतना जानना? तो 4r = √2a। इसे अगर सॉल्व करोगे तो r = क्या हो जाएगा? ये पूछा है r, हाँ, r = क्या हो जाएगा? r = हो जाएगा √2a/4, √2a/4। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 चलते हैं। 7 में क्या पूछा है? किसमें प्रति एकक कोशिका में परमाणु की कुल संख्या 2 होती है? किसमें प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या 2 होती है? बताइए। मैंने आपको बताया था परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1/8 कोने पर जितने परमाणु उपस्थित हैं उसको गुणा करते हैं, प्लस 1/2 जो फलक पर होते हैं उसकी गुणा करते हैं। मैंने आपको बताया था प्लस 1/1 इंटू केंद्र पर उपस्थित परमाणु, ये मैंने आपको बताया था ना हमने आपको। ठीक है, और प्लस 1/4 आपके किनारों पर उपस्थित परमाणु। अगर बात करें ऑप्शन से, पहला क्या ऑप्शन है? फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो परमाणु होते हैं घन के कोने पर होते हैं, कोने के साथ साथ में फलक पर होते हैं। 2 जगह परमाणु होते हैं, घन के कोने पर होते हैं और घन के फलक पर होते हैं। 4 कोने 8 कोने पर होते हैं। 8 कोने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, यानी कोने पर जितने परमाणु हैं वो कितने? 8 हैं। फलक पर भी होते हैं 1 2 3 4 5 6। फलक पर कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। अगर आप यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? 1/8 इंटू कोने पर 8 परमाणु प्लस फलक पर 6 परमाणु। ठीक है, बाकी केंद्र और किनारों पे परमाणु नहीं होते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 3 मतलब 4 परमाणु होंगे, जो कि फलक केंद्रित में 4 होते हैं, जबकि यहाँ पे पूछा गया है 2। नेक्स्ट देखते हैं, अंतः केंद्रित परमाणु, अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका की बात कर लेते हैं।
अगर अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो घन होता है घन के कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर एक परमाणु होता है, यानी 8 परमाणु घन के कोने पर होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना, और एक घन के केंद्र पर होता है। अगर 8 परमाणु घन के कोने पर होंगे, एक घन के केंद्र पर होगा, तो अगर आप इस फार्मूले से निकालोगे 1/8 यानी कोने पर कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु हैं, तो 1/8 × 8 हो जाएगा। घन के फलक पर कितने परमाणु हैं, एक भी नहीं है, 0 हो जाएगा। घन के केंद्र पर कितने परमाणु हैं, एक परमाणु, 1 × 1, तो ये 8 से 8 कट जाए, 1 + 1 मतलब 2, तो किसके अंदर होंगे, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं, कुल एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है, एक घनी ठोस है जो कि ए है, ए और बी से मिलकर बना है, ए घन के कोने पर है, बी केंद्र पर है, तो घन का सूत्र क्या होगा। अब जरा सोचिए, घन के कोने पर कितने हैं, ए है, और घन के केंद्र पर कौन है, एक है, बी है, तो जरा बताइएगा क्या होगा फार्मूला, क्या होगा। घन के कोने पर जितने परमाणु होते हैं इसमें 8 से 8 गुणा हो जाता है, मतलब a के पावर 1 होगा, a की संख्या 1 होगी। घन के केंद्र पर कितने परमाणु हैं, b है, तो b की भी संख्या 1 होगी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, AB सूत्र हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, कोने पर 8 परमाणु है तो उसका भार ज्ञात करने होगी, तो कोने पर 8 परमाणु तो उसका भार 1 होगा, तो यानी a की संख्या 1 होगी। केंद्र पर 1 परमाणु है तो इसका भार 1 होगा, तो उसका केंद्र पर परमाणु संख्या p होगी, और दोनों का जुड़ा करोगे तो AB होगा। ऐसे क्वेश्चन में करने बताया था आपको, कुछ नहीं होता है। इसमें यह देखते हैं कि कोने पर कितने परमाणु उपस्थित है, 8 परमाणु उपस्थित है जो कि A है, तो A की पूरी परमाणु संख्या क्या होगी, 8 × 1 मतलब 1 हो जाएगी। B मतलब केंद्र पर है, तो केंद्र पर कितने परमाणु उपस्थित हैं, 1 परमाणु उपस्थित है, और B की 1 में 1 का गुणा करोगे B की संख्या B हो जाएगी, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि धातु न्यूनता दोष कौन दर्शाता है। याद कर लेना, धातु न्यूनता दोष FeO दर्शाएगा, FeO दर्शाएगा। धातु न्यूनता दोष कौन दर्शाएगा, FeO दर्शाएगा। याद कर लेना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, फ्रैकल दोष तथा साठ की दोष कौन दर्शाता है। देखिए AgBr जो होते हैं यह फ्रैकल दोष और साठ की दोष दोनों दर्शाता है। बात करें फ्रैकल दोष साठ की दोष किसे कहा जाता है, ये भी हम बताएंगे। ये कब बताएंगे, जब अति लघु उत्तरी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे या लघु उत्तरी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे तब बताएंगे। तो फ्रैकल दोष और साठ की दोष दोनों दर्शाने वाला यौगिक कौन है, AgBr है। याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देना सभी लोग, क्या है 11, चैप्टर नंबर 2 से है। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है, पढ़िए सभी लोग। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है। देखिए मैंने आपको बताया था 4 अणुसंघ गुणधर्म होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर विलायक के अणुओं की संख्या बढ़ेगा तो उनकी जो प्रवृत्ति होगी वो बढ़ेगी, विलायक के अणुओं की संख्या घटेगी तो उनकी प्रवृत्ति घटेगी। तो 4 प्रकार के अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, जिसमें आपका परासरण दाब होता है, पला का परासरण दाब होता है। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, ठीक है। चौथा होता है आपका, देखिए 4 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। हाँ, तो परिभाषा क्या लिखे गए, वे सभी गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, उसे दरों के अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। अरे अणु संख्या मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला। इसमें से क्या है, ये सभी गुणधर्म ऐसे गुणधर्म हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर आप अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा। आगे क्वेश्चन आएंगे, समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। तो इसमें से बताइए 4 में से कौन सा नहीं है, इसमें पृष्ठ तनाव नहीं है। और इसमें से एक ही पूछा है कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है, तो परासरण दाब आपका अणुसंघ गुणधर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 11 का। 12 में पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। एक तरह से वही तो पूछा है, आपको से पूछा है कौन सा गुणधर्म ऐसा है जो अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। मैंने आपको बताया ये चारों गुणधर्म ऐसे जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है।
अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ये मैंने आपको बताया। इसमें से चारों क्वेश्चन देखेंगे, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, पृष्ठ तनाव, पराशर दाब, ये चारों जो आपके ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन को अगर आप देखोगे, इसमें से एक ऑप्शन है पृष्ठ तनाव वाला, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र होता है। मैंने आपको बताया ये चार ऐसे गुण होते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे अणुसंग गुणधर्म कहे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऐसा है जो अणुसंग गुणधर्म नहीं है, या कौन सा ऐसा है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो आप सीधे सीधे बता देना कि पृष्ठ तनाव नहीं निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विलेन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन को घुमा कर पूछा है, तीनों क्वेश्चन देखिए देखना, ये 2018 में पूछा गया, 2018 में यही पूछा गया था, और 2019 में और 20 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म नहीं है। अब बताओ, वे स्टूडेंट जो 18-19 के क्वेश्चन को पढ़ के गए होंगे उनका तो कल्याण हो गया होगा। इसीलिए कहते हैं एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छोड़ना मत, नहीं तो पछताओगे। मेहनत करना सभी लोग, तो उससे कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती होता है। देखिए, हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो, ये दोनों के दोनों समानुपाती होगा विलयन के, विलायक के, मोललता के। किसके समानुपाती होगा बताइए। विलयन के मोललता के समानुपाती होगा। बात याद रखना, मैंने आपको बताया था प्रयोगों द्वारा यह देखा गया होता है कि हिमांक में अवनमन हो चाहे क्वथनांक में उन्नयन है, ये दोनों के दोनों आपके किसके समानुपाती होते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू किसके समानुपाती होते हैं, के यम। और यम क्या होता है, विलयन की मोललता होता है, विलयन के मोललता के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विलयन के मोललता के समानुपाती होंगे ना, विलयन के मोललता के समानुपाती होंगे। यह है, समझ में आ रहा है, बोलो। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये विलयन के मोललता के समानुपाती होगा, सीधे समानुपाती। वहीं पूछे कि निम्नलिखित में से क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है, यह भी विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है समान ताप पे कौन से युग्म समपरासरणी होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने का ट्रिक मालूम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करने का ट्रिक मालूम होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है। अरे भाई साहब, सबसे आसान ट्रिक है, जिसमें अणुओं की संख्या बराबर होगा वही सही आंसर होगा। अरे जिसमें समान लोग होंगे वही बराबर होगा। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एक साइड 2 NaCl है बेचारा, दूसरा साइड क्या है Na2SO4 है। अब जरा सोचो भाई, यहाँ पे तो 2 लोग हैं, Na और Cl, यहाँ पे देखना 2 Na और 1 SO4, मतलब 3 लोग हैं। ये कैसे समान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं क्या, नहीं समान होंगे। मैंने कहा जहां अणुओं की संख्या समान होती है वहां पे होंगे। यूरिया और NaCl, यूरिया को तो नाम ही नहीं लेना है क्योंकि यूरिया अपघटित होती ये नहीं है। यूरिया और MgCl2, इसका भी नाम नहीं लेना क्योंकि यह अपघटित होती ही नहीं है। क्यों लोगे नाम इसका, लास्ट नाम देखना क्या है, CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस, ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, Na2SO4। ये दोनों ऑप्शन को आप लोग कंपेरिजन कीजिए। इसमें कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। इसमें कितने परमाणु है, 3 परमाणु हैं। अरे 2 Na 1 SO4, यहाँ पे 1 Ca और 2 NO3, कुल मिला के 3 है। ये दोनों समपरासरी विलयन होंगे। इसी तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं भी पढ़े होंगे तब पर भी कर लेंगे, बस प्रैक्टिस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन। आगे मैं काफी क्वेश्चन इसी तरह से लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या है, सर्वाधिक पराशर दाब वाला यौगिक कौन सा है। सर्वाधिक पराशर दाब वाला यौगिक कौन सा है, ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुका हूँ, फिर भी क्योंकि मैं क्वेश्चन जानता हूं इंपॉर्टेंट है, आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं। क्या है सर्वाधिक पराशर दाब, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, और क्वेश्चन कैसे लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन चैप्टर में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा ना, फालतू क्वेश्चन थोड़ी लेकर आऊंगा। यही क्वेश्चन आते तो यही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ना। क्या है क्वेश्चन, सर्वाधिक पराशर दाब किसके हैं। अब आपको इसमें गिनना है, NaCl, जैसे पहला ऑप्शन NaCl है, NaCl को देखोगे 2 अणु हैं यहाँ पे। BaCl2 देखोगे, BaCl2, तो यहाँ पे कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। NH4 थ्राइस SO4, NH4 थ्राइस SO4, यहाँ पे देखोगे तो 4 अणु हैं। कितने, 3 1 4, 4 अणु हैं। अगर यहाँ पे देखोगे Na2SO4, तो यहाँ पे 3 अणु हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 अणु वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb इज इक्वल टू क्या होता है।
मोलर union स्थिरांक Kb इज इक्वल टू क्या होता है? अरे यार हम लोग आपको फार्मूला बताया था, हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था हमने? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपको फार्मूला बताया था 1000 Kb स्मॉल डब्लू अपान 1000 Kb स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, ये होता है। ये फार्मूला हमने आपको बताया था ना, ये फार्मूला हमने आपको बताया था। यहाँ पे आपको Kb का मान पूछा है तो क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा टीबी, इसको यहाँ पे लाके गुणा करेंगे स्मॉल एम कैपिटल डब्लू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू Kb, ये होगा फार्मूला। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसका पराशर दाब सर्वाधिक होगा? अब इसे तो मैं नहीं बताऊंगा किसका पराशर दाब सर्वाधिक होगा, इसे तोड़कर देख लेना आप सभी लोग, तोड़कर देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2000 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 20 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पूछा है किसका सर्वाधिक पराशर दाब होगा, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। और याद कर रखना, मैं चैप्टर 1, 2, 3 तीनों का 1 शॉर्ट लेक्चर बना दिया हूं। नहीं पढ़े हो, नहीं क्वेश्चन आ रहा, एक बार 1 शॉर्ट लेक्चर जाके देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना सभी लोग 1 शॉर्ट लेक्चर, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखा है वो आपको लिंक निकाल कर दे देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। अरे भाई साहब आप लोग दे देना, मैं सभी को तो नहीं दे सकता हूं ना, कुछ लोग आप लोग काम किया करो अल्फा इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे सर पे बहुत काम है, बहुत सारे काम है, कुछ आप लोग भी हेल्प किया करो। जो स्टूडेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं सभी स्टूडेंट का जवाब आप लोगों को देना है। कोई भी कुछ भी चाहिए, किसी को पीडीएफ नहीं मिलता तो आपको बताना पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। जिनको जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं जो डेली पढ़ाई करते हैं, आप लोग इतना तो कर सकते हो मेरे लिए ना, सहयोग करो यार मेरे पास टाइम मिलेगा आपको मैं बहुत हेल्प करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग कल ले जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 20 नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के हैं, क्या है? अच्छे चालकत्व विलयन होता है। अच्छा चालकत्व विलयन कैसा होता है? अरे यार मैं जब आपको चैप्टर 3 का 1 शॉट बनाया था उसमें मैं समझाया था, जो क्लास में तेज लड़का होता है और एक क्लास में दुर्बल लड़का होता है, जो प्रबल लड़का होता है एक दुर्बल लड़का होता है, प्रबल और दुर्बल लड़के के बारे में बताया था। जो प्रबल लड़का होता है उसको कोई भी चीज समझाते हैं एक बार में समझ में आ जाता है, पूर्ण तरह से उसके दिमाग में घुल जाता है, यानी पूर्ण आयनित हो जाता है। पूर्ण आयनित होगा तो इसका चालकत्व यानी ये तेजी से चलता है, इनका चालकत्व बहुत ही अधिक होता है। बात करें दुर्बल लड़के का, ये अपूर्ण आयनित होता है, जिसको एक बार में नहीं पूरा समझ में होता है, इसका मतलब इसका चालकत्व बहुत कम होता है। इसका चालकत्व कैसा होता है? बहुत कम होता है। तो बात करते हैं प्रबल वाले लड़के का। प्रबल लड़के का चालकत्व बहुत ही अधिक होता है, तो दुर्बल नहीं प्रबल विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। अभी मुझे इसके न्यूमेरिकल्स भी कराने हैं चैप्टर नंबर 3 के, और मैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया था, उसको भी कराने हैं, मुझे मालूम है, मैं कराऊंगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकत्व की इकाई आपसे पूछा गया है, तो ध्यान देना विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होता है। देखिए विशिष्ट चालकत्व K इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा K इज इक्वल टू 1/ρ होता है। आपको मालूम है R इज इक्वल टू ρ ले होता है, L/A। कल ही मैं क्लास में बताया था जब मैं फिजिक्स का 1 से 3 चैप्टर तक करा रहा था, L ले रो ले, ठीक है। यहाँ से रो इज इक्वल टू निकालेंगे तो A/L हो जाएगा, R/A/L हो जाएगा। इस रो के स्थान पर R/A/L लिखना, R/A/L लिख देना, ठीक है। अब देखना यहाँ से रो का मात्रक क्या होता है? 1/ओम हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर आपका ये मतलब क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, कट जाएगा मीटर से मीटर, 1/ओम भाई साहब यहाँ पे मीटर हो जाएगा, दोनों गुणा करना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यहाँ पे ये आंसर आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा। ओम इनवर्स मीटर क्या सेंटीमीटर कर लेना यार, मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शन को। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया सभी के। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन? पढ़िए सर, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे?
22 नंबर क्वेश्चन है, यह कहता है कि विलयन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम CuSO4 उपस्थित है, विलयन का चालकत्व 91 ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। इसकी चालकता क्या होगी? इसकी चालकता क्या होगी बताइएगा, इसकी चालकता क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा। मैं यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन को अपने से ट्राई करके आपको आंसर लिखना है। हालांकि अगले क्लास में मैं इसको बता भी दूंगा और इसका न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तो और अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। जब मैं इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह धातु के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है और विलयन का मोलर ताप पर निर्भर करता है। यह कैसे याद रखोगे? बात यह है कि इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। कैसे याद रखोगे? देखो भाई साहब, बात यह होती है जो आपके गांव में आपके घर में जो बैटरी आती है, जैसे कार बैटरी करते हो आप लोग, बाइक की बैटरी जो होती है, बाइक की बैटरी नहीं, जिसमें आपका एसिड पड़ता है, उस एसिड में बैटरी की जो पदार्थ होता है जिससे आप लोग, अब तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन देखना चाहिए। जो पहले जो काली काली बड़ी बड़ी बैटरियाँ घर पे बनाई जाती थी तो उसमें जो पदार्थ पड़ता था ना, जो बनाने वाला मैकेनिस्ट क्या होता था, वो ये चोरी करता था, पदार्थ थोड़ा सा हल्का कर देता था। जब हल्का कर देता था तो उसका विभव बराबर नहीं मिलता था। वो कहता था 12 वोल्ट दे रहा हूँ, नहीं 12 वोल्ट नहीं जाता था। ठीक है, तो यानी वहाँ पर इसका विभव जो है पदार्थ पर निर्भर करता है। विलयन के ताप पर भी कभी कभी क्या होते हैं, जब बैटरी चलती नहीं तो पानी गर्म करके डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए ताकि चलने। देखो ये होता नहीं है, मैं याद कराने का ट्रिक बता रहा हूँ। तो विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोललता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जब बैटरी नहीं चलती है तो अधिकतम कंसंट्रेशन वाला उसमें एसिड ला के मिलाते हैं। जिनके पास ऐसा बैटरी होगा उनको पता होगा, जिनके पास नहीं होगा नहीं पता होगा, लेकिन यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किसी इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, तो दाब पर निर्भर नहीं करता है, बाकी तीनों पर निर्भर करता है। आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 25 देखिए, 25 क्या है? वे धातु जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। मैं आपको बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने के लिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर स्थित है, उसके नीचे कॉपर है। तो कॉपर चूंकि हाइड्रोजन के नीचे स्थित है इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। तो कॉपर आपको हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विस्थापित नहीं कर पाएगा। यह आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, कौन सा ऐसा धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है? जरा बताइएगा। अब यहां पे देखोगे जो एल्युमिनियम है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अन्य धातुओं के अपेक्षाकृत अधिक ऋणात्मक है। जब अधिक ऋणात्मक है तो ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को मुझे अभी कराने हैं, प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि मैं जानता हूँ थर्ड चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आना निश्चित है। तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। अगर समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, मैं करा दूंगा, परेशान मत होना। अभी मैं अब तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने स्टार्ट किया हूँ। सर भी 5वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जल्दी सर 6वां चैप्टर फिर पढ़ाने स्टार्ट हो जाएंगे। रह गई बात आप लोगों के लिए, मैं तो दे चुका हूँ। क्या दे चुका हूँ? सोमवार को हेलो एल्केन और हेलो एल्केन कंप्लीट हो चुका है दोनों। इसी तरह से एक ही दिन उठाएंगे, एल्कोहल फिनाइल ईथर कंप्लीट कर देंगे, इसी तरह कार्बोनिक एसिड कंप्लीट कर देंगे, नाइट्रोजन होगी। मतलब 4-5 दिन की बात है, एक ही साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे क्वेश्चन कराने हैं, प्रैक्टिस कराने हैं ना। तो ये आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है? रिएक्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो रिएक्शन है ये संभव नहीं है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है, इसमें मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का मुझे प्रैक्टिस कराना अभी बाकी है। जो जिन्हें नहीं आ रहा है वे लोग ये समझना कि इस चैप्टर का सही से आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हो। प्रैक्टिस करते तो आ जाता। जो मैं इसके पहले भी इसका क्लास लिया हूँ, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराया हूँ। ठीक है, फिर भी आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो आपको घबराना नहीं है, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। मुझे अभी प्रैक्टिस और कराना है, मैं मानता हूँ। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना, सर मुझे नहीं आ रहा है। मैं ये सभी क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 3 का पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है, प्रैक्टिस करने से पहले जो चैप्टर नंबर 3 का 4 घंटे का मैं लेक्चर अपलोड किया था, उस लेक्चर को जरूर देख लेना।
अन्यथा फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। आपको मैं समझाता रहूँगा, समझ नहीं आएगा। तो एक बार आप सभी लोग 4 घंटे का लेक्चर देख लेना, देख उख लेना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर मैंने देख लिया हूँ फिर से, तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। 27 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमें बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।